तो कांग्रेस का रिएक्शन इन ओवरऑल ये था कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की डिमांड को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इन्होंने हमेशा ये कहा कि हम लोग डिवीज़न नहीं करना चाहते इंडिया की, हम लोग अखंडवाद चाहते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कायद ने कह लें कि इसको छोड़ दिया, डिवीज़न की तरफ नहीं गए, लेकिन इसके साथ ही कहा इन्होंने कांग्रेस ने कहा कि हम ग्रुपिंग कंप्रोमाइज़ भी नहीं चाहते। देन कैबिनेट मिशन प्लान ने भी ये कहा दिया कि जो ग्रुपिंग क्लॉज़ है वो कंपल्सरी नहीं है। तो इस वजह से कायद ने ये रिजेक्ट किया था, वरना इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कायद ने। देन इनको वीक सेंटर से भी मसला था। तो आई डोंट नो कि एक स्पेशल क्लास थी, मैंने शुरू में आपको बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान वही जमात जो है वो एक्सेप्ट करेगी जो इसको मुकम्मल तौर पे करना चाह रही है एक्सेप्ट। जो इसमें एक क्लास को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी वो समझ ले कि वो सारे को एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी इंटरिम गवर्नमेंट में जाके कांग्रेस बैठ जाती है। आई डोंट नो कि ये कैसे बैठती है जाके, क्योंकि इन्होंने तो पूरे के पूरे जो प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया था। देन महासभा ने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। देन कायद को इन्होंने बुली करना स्टार्ट कर दिया। फिर कांग्रेस का जो स्टेटमेंट था ऑन द अदर हैंड जो नेहरू का, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई थी। अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रिस्पांस की बात करें तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, और कांग्रेस बिल्कुल स्टंट रह गई थी कि कायद ने कैसे ये इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें तो डिवीजन की बात ही नहीं है, इसमें तो ग्रुपिंग की बात है। तो ये दोनों को स्टंट कर दिया इन्होंने, कांग्रेस को भी और ब्रिटिश को भी। लेकिन इनको क्या पता था कि कायद वाज सेइंग पाकिस्तान विच इज बिगर देन एवर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी जो थे वो फुल ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। और 16 मई 1946 को ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो अपनी एक्सेप्टेंस है वो कैबिनेट मिशन प्लान को दे दी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ये था कि जो इन्होंने प्लान दिया है ये इसको पकड़ के रखेंगे, इस पे कायम रहेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि ग्रुपिंग की जो क्लास है वो जरूरी नहीं है, तो इससे जो सारी चीजें हैं वो बिखर जाती हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस चीज को रिजेक्ट कर देती है। और देन नेहरू का स्टेटमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिल्कुल पीछे हट जाती है अपने स्टेटमेंट से, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास अब कोई चॉइस भी नहीं रहती। और जुलाई 29 को ये लोग अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो विड्रॉ कर लेते हैं इससे, और साथ ही ये लोग अनाउंस करते हैं कि हम लोग अब डायरेक्ट एक्शन की तरफ जाएंगे। कह लें कि जो एहतजाज की सियासत है जो शुरू से कांग्रेस कर रही थी, अब ये लोग चाह रहे थे, मुस्लिम लीग ने ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पर कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन करेंगे। इस पे भी कांग्रेस ने हंसी उड़ाई कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रोडों पे आएगी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एहतजाज करेगी। तो कह लें कि ये वो पॉइंट था जब जिन्ना जो थे वो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर से वो लीडर ऑफ मैसेज बन गए थे। तो इस पे क्वेश्चन भी है कि जिन्ना एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से लीडर ऑफ मैसेज कैसे बने। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स है ना 1940 की, देन क्रिप्स प्रपोजल की, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस की, और फिर एक कैबिनेट मिशन प्लान की, तो इन तीनों को अपने जहन में रख के ये वाला क्वेश्चन करना है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चीज़ों को मैनेज करना सीखें, किस तरह यूटिलाइज करना है, तो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे जो है वो कायदे कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर से शुरू से कायदे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। 1905 से लेके ऑनवर्ड 1946 तक, जब तक ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था और रिजेक्ट नहीं हुआ था, तब तक कायद कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ रिजेक्ट होती है तो कायद को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो इस वजह से ये कायद जो है वो लीडर ऑफ मैसेज बन जाते हैं। और इसके बाद एंड पे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट एक्शन क्या था। और टू लीडर्स जो थे मुसलमानों के, एक थे जिन्ना और दूसरे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये दोनों लीडरान जो हैं इनके अलग-अलग नज़रियात थे। ये चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया हो और ये चाहते थे कि डिवीजन हो। लेकिन बाद में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अपनी एक बुक में कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि कायद अपनी जो डिवीजन की क्लास है उससे हट गए थे, लेकिन फिर इन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। तो इस वजह से इन्होंने कांग्रेस को और ज्यादातर नेहरू को क्रिटिसाइज किया है कि इसने कैबिनेट मिशन प्लान को बर्बाद किया या रियून किया। नेहरू को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को लेकर। और इसके साथ ही कायद ने एक 22 मई 1946 को एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वो स्टिल बिलीव दैट पार्टीशन इज द ओनली सोल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए फिर भी इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके पीछे जो फैक्टर्स थे वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किन वजूहात की बिना पे कायद ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था। तो सबसे पहला जो फैक्टर था ना, ये जो प्लान था ना, ये फाउंडेशन थी पाकिस्तान की, बिगर देन एवर, जो कायद ने इमेजिन किया था। क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी को आप लोग बैकवर्ड देखें ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे कायद ये चाह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो मोनोपोलाइज ना कर ले जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होगी ना, क्योंकि इन्होंने पहली क्लास ये रख दी कि जो इस मिशन को एक्सेप्ट करेगा वो ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगा। तो इस वजह से कायद ने ये वाला जो प्रपोजल था एक्सेप्ट किया। और उसके बाद कायद बिल्कुल ये अच्छी तरीके से जानते थे कि इस प्रपोजल में कुछ क्लासेस जो हैं वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, जैसे कि एक वीक सेंटर की और ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस की।
तो इस वजह से भी कायद ने एक्सेप्ट किया और इसके साथ इनको ये भी पता था कि ये जो स्कीम है ये इम्प्रैक्टिसेबल है, ये प्रैक्टिकली इसको लागू करना या इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो इस वजह से कायद ने ब्रिटिश और जो इंडियंस हैं, सॉरी जो कांग्रेस वाले हैं, इन दोनों को मुश्किल में डाल दिया। और इसके बाद इनको ये भी पता था कि इस जो फार्मूला के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तो इन मल्टीपल रीजन की वजह से कायद ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया और ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को ही मुश्किल में डाल दिया या आजमाइश में डाल दिया। अब आफ्टर मैथ की बात करते हैं कि आफ्टर मैथ इस प्रपोजल के बाद क्या हुआ। अभी तक तो आपको पता है ना कि प्रपोजल देते हैं ये जो कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स होते हैं, लेकिन प्रपोजल जो है वो एक किस्म का दोनों पार्टीज ही रिजेक्ट कर देती है। पहले नंबर पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बाद में जो स्टेट्समैन आते हैं कांग्रेस के और कैबिनेट मिशन के ग्रुपिंग की क्लास को लेके, ये खुद ही अपने जो प्लान है उसको वो तोड़ मरोड़ के पेश करने लग जाते हैं। पहले कहते हैं कि ये जो प्लान है इस सारे को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट होगा। अब कांग्रेस इस सारे को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन फिर बाद में कैबिनेट मिशन के जो मेंबर हैं ये लोग वो बयान देते हैं कि ये ग्रुपिंग की क्लॉज है जो है वो नेसेसरी नहीं है। तो इस वजह से कायद इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस थी या कह लें कि मुनाफकाना किस्म की जो इनका रवैया था मुस्लिम लीग को लेके कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का, क्योंकि ये दोनों ही डिवीजन नहीं चाहते थे और ना ही मुसलमानों को सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली और ऑटोनॉमी देना चाह रहे थे। तो इस वजह से कायद ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। अब आफ्टर मैथ देखते हैं कि आफ्टर क्या, इस कैबिनेट मिशन प्लान के बाद क्या होता है। अब जिना क्योंकि दोनों पे काफी ज्यादा नाराज थे, कांग्रेस ने तो इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ब्रिटिश जो है वो कह लें कि डुअल किस्म के बयान देने लग पे। कभी कहते थे कि ये क्लास जरूरी भी है, ये भी नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कायद ने इस वजह से रिजेक्ट किया और इस वजह से इन्हें काफी ज्यादा इन पे कह लें कि गुस्सा था। और 29 जुलाई 1946 को कायद ने बम्बई में कहा कि अब मैं फेयरवेल कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को, और अब वो लीडर ऑफ मैसेज बन जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने पीछे बात की आपको, और उन्होंने कहा कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन की तरफ जाएंगे। दिस केम एज सरप्राइज टू कांग्रेस बिकॉज नेहरू हैड रिटर्न टू स्टैफर्ड क्रिप्स, क्योंकि क्रिप्स को इसने कह लें कि रिटर्न गारंटी दे दी थी कि कायद डायरेक्ट एक्शन की तरफ नहीं आएंगे, आप लोग जो है ना हमें पावर ट्रांसफर करें और चले जाएं। लेकिन ये एक सरप्राइज था नेहरू के लिए कि कायद ने कहा कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इन्हें काफी ज्यादा सुबकी मिली। एंड दिस डायरेक्ट एक्शन टर्न इनटू राइट्स, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो राइट्स किस तरह होते हैं। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हो जाती है, जैसे ही ये बयान आता है ना तो ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स होती है। अब वहां पे हुकूमत होती है सहरवर्दी साहब की, जो हुसैन शहीद सहरवर्दी है ना, उनकी हुकूमत होती है। तो जैसे ही ये दंगे होते हैं ना तो वहां पे 4000 बंदे मर जाते हैं इस ग्रेट किलिंग्स में। तो जो वाइसराय है वो ब्लेम करते हैं कि सहरवर्दी की जो गवर्नमेंट है ये इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सहरवर्दी कहते हैं कि आप लोग कोई कमीशन अपॉइंट करें और इंक्वायरी कराएं। और जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो चीफ जस्टिस का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन जैसे ही वो इंक्वायरी कराते हैं तो वो कहते हैं कि सहरवर्दी साहब इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये दंगे हुए हैं वो हिंदुओं की वजह से हुए हैं। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए नोआखली के इलाके में, नोआखली ये इलाका जो है आई थिंक चिटागांग के नजदीक है जो बांग्लादेश में आता है। ठीक, तो वहां के इलाके में जो मुसलमान होते हैं वो हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो दंगे हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और आई थिंक यूपी तक चले जाते हैं, जो नेपाल के साथ इलाका है ना इसका, ये इस वाली जो स्टेट है यूपी वाली, ये नेपाल के साथ लगती है, तो वहां तक चले जाते हैं। तो इसमें नोआखली में तो ये लोग मुसलमान हिंदुओं को मार लेते हैं, लेकिन यूपी में ज्यादा नुकसान किसका होता है, मुसलमानों का। तो यहाँ पे भी 5000 बंदे इस दंगों की भीड़ चढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट्स हो रहे थे वो किस स्केल पे हो रहे थे, किस मैसिव स्केल पे हो रहे थे, और अभी तो सिर्फ ये एक स्टार्टिंग थी। ठीक, तो आगे क्या होता है, और इसी ब्लड शॉट में कांग्रेस क्या करती है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट बना लेती है, पार्लियामेंट में जाके बैठ जाती है। कैसे ना, तो आपने इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कैबिनेट मिशन प्लान को कंप्लीटली, तो फिर पता नहीं ब्रिटिश इनको क्यों इजाजत दे देते हैं कि ये लोग इंटरिम गवर्नमेंट में जाके बैठ जाएं। लेकिन ऑन 26 अक्टूबर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर भी लियाकत अली खान की सरबराही में इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, और नेहरू जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं सीनियर मिनिस्टर के तौर पे, और जिन्ना आल्सो डिसाइडेड द पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो लियाकत अली खान साहब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन नेहरू यहाँ पे भी राजी नहीं होता। ओहदा होता है ना वो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होता है ये, लेकिन ये चाह रहा होता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए इंडिया का। आपको यहाँ पे भी एक चीज समझनी पड़ेगी, जो पॉलिटिशियन होता है ना ये हमेशा पावर का भूखा होता है, इसे सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए। तो कई जगह पे कई राइटर्स ने नेहरू को ब्लेम किया कि नेहरू की जो पावर हंगर थी
इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए और ब्लडशेड हुई। क्योंकि अगर ये लोग कैबिनेट मिशन प्लान को मान लेते, जितनी हलाकतें हुई, जितने लोगों के घर उजड़े, तो वो नहीं होनी थी। और इनके जो अपने कह लें कि कांग्रेस के जो अपने बहुत ही लाडले किस्म के मुस्लिम मिनिस्टर थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने भी नेहरू को ही ब्लेम किया है इन सब चीज़ों के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन जो असम्बली थी वो 290 मेंबर्स पे कंसिस्ट करती थी, जिसमें 73 मुस्लिम मेंबर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे, और 212 जो मेंबर थे वो कांग्रेस से थे। और जो सम फेमस लीडर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में आए, वो थे अब्दुल रब नश्तर, आई चंद्रीकर, राजा गजनफर, जोगिंदर नाथ मंडल और लियाकत अली खान। और लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जैसे ही ये लोग इंटरिम गवर्नमेंट में आते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली होती है या इंटरिम गवर्नमेंट बनी होती है, इसने अपना बजट पेश करना होता है। तो जैसे ही आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर तो थे लियाकत अली खान साहब, तो इन्होंने ही बजट पेश करना था। तो इन्होंने जो आखिरी बजट पेश किया यूनाइटेड इंडिया का, ये लियाकत अली खान साहब ने पेश किया था। ठीक, तो इस बजट को पुअर्स मैन बजट भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, पुअर्स मैन बजट। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और ये बजट इस किस्म का कह लें कि स्ट्रिक्ट था हिंदुओं के लिए कि इन्होंने अब जो पार्टीशन प्लान था ना, उसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इवन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने कहा कि ये जो मांगते हैं इनको दो और इनसे हमारी जान छुड़वाओ इस बजट की वजह से। तो नेक्स्ट हम फिर देखते हैं कि कंक्लूजन है ऑन फेल्यूर की तरफ जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पहले एक्सेप्ट किया, देन कांग्रेस और कैबिनेट मिशन प्लान के अपने ही स्टेटमेंट की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है। और ऑन द कंक्लूजन दिस प्लान वाज अ फेलियर। और इस प्लान के बाद कायद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स को छोड़ के लीडर ऑफ मैसेज बन जाते हैं और हर कीमत पे पार्टीशन चाह रहे होते हैं। तो एंड पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि इसका प्रपोजल क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान का प्रपोजल को हमने डिस्कस किया। देन सर कैंड्रल मोहन जो थे, उनके स्टेटमेंट को हमने कोट किया कि इन्होंने जो कोट किया था कि कैबिनेट मिशन प्लान ने कायद को क्या प्रपोजल दिया था। देन हमने देखा कि रिएक्शन क्या था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, और देन कांग्रेस का देखा हमने। और फिर हमने देखा कि कायद ने इस प्लान को एक्सेप्ट क्यों किया था, इसके फैक्टर्स हमने देखे। और फिर हमने देखा आफ्टर मैथ कि जैसे ही ये प्लान आता है उसके बाद क्या होता है, फेल होने के बाद इस प्लान के। और फिर हमने देखा कि कंक्लूजन, और इन द एंड ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक था, लेकिन इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें खोल के बता दी हैं। सो अगर अभी तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, विच मीन्स कि मेरी वीडियो में कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इस टॉपिक को लेके अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा माउंटबेटन प्लान या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।